नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया में और तेज हुआ संघर्ष। इजराइल का ईरानी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा। अमेरिका ने भी श्रीलंका तट के पास ईरानी वॉरशिप डुबोने का किया दावा। ईरान का खाड़ी देशों पर पलटवार जारी। सऊदी तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन हमला। नई दिल्ली में गुरुवार से होगा 11वें रायसीना डायलॉग का भव्य आयोजन। कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता, सैन्य अधिकारी, थिंक टैंक विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि ले रहे भाग। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं मुख्य अतिथि। वैश्विक भू राजनीतिक और सुरक्षा पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर पथराव की घटना। भाजपा ने कहा हमले के पीछे टीएमसी का हाथ। तृणमूल कांग्रेस पर लगाया राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप। नेपाल में गुरुवार को आम चुनाव। करीब 3,500 उम्मीदवारों का होगा फैसला। सभी पुराने दल और जेन जी आंदोलन से उभरे कुछ नए दल चुनावी मैदान में। देश और दुनिया में दिखा होली का उल्लास। उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने मनाया रंगों का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और टी20 क्रिकेट विश्व के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से दी मात। दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वहीं इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरानी याक 130 को मार गिराया है और कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। उधर पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी बल अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला कर चुके हैं। खाड़ी में तनाव बढ़ चुका है, तेल ठिकाने निशाने पर हैं और होर्मुज जलडब्रू मध्य पर भी साया जो है वो गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने जा रही है? क्या है हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल का तेहरान पर हमला व्यापक और भीषण होता जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक तेहरान में एक ईरानी याक 130 युद्धक विमान को मार गिराने के लिए F-35 विमान का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले आईडीएफ ने तेहरान में आंतरिक सुरक्षा फोर्स और अर्धसैनिक टीम बसीज के 4 ठिकानों पर बम बरसाए थे। बसीज वही संगठन है जिसने ईरान में सरकार के खिलाफ हुए व्यापक प्रदर्शनों को कड़ाई से दबाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजरायली सेना का कहना है कि दर्जनों मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के बाद भी ईरान के पास मिसाइल दागने की काफी क्षमता अभी भी बनी हुई है, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने तक हमला जारी रहेगा। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान में अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला किया है। इन हमलों में ईरान की वायु सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करने, ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चरों और ड्रोनों को नष्ट करने और 17 जहाज तबाह करने का दावा किया है, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है। 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 2000 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बम गिराने वाले विमान शामिल हैं। ईरान शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के प्रतिशोध में पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर फिर एक ड्रोन आकर गिरा है। यह देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। कुछ दिन पहले भी इस रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था। इससे पहले सऊदी ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं कुवैत को बुधवार को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का सामना करना पड़ा। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने का दावा किया है। ये तेल और गैस सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। वहीं ईरान ने किसी भी तरह की वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जारी परमाणु बातचीत के बीच हमला करके कूटनीति के साथ धोखा दिया है।
खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई शनिवार को हुए इजराइल अमेरिका के हमले में सुरक्षित बच गए हैं और नए लीडर चुने जाने के प्रबल दावेदार हैं। इस हमले में खामनई और उनकी पत्नी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। मुश्तबा खामनई आयतुल्लाह खामनई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्स ने कहा है कि अगर अली खामनई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कार्स ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। और वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि श्रीलंका तट के पास उसने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए एक टॉरपीडो ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। हेग्सेथ ने पेंटागन में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंगलवार रात ईरानी युद्धपोत पर किया गया ये हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन पर इस प्रकार का पहला हमला था। इस जहाज पर लगभग 180 लोग सवार थे, जिनमें से 101 लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका ने बताया है कि जहाज से कॉल मिलने पर मदद भेजी गई थी और 32 लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों पर जब भी कोई विपदा आती है तो भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि उनकी स्वदेश वापसी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। दूतावास संपर्क में है और इमरजेंसी नंबर, आवश्यक एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव के माहौल पर भारत की बारीक नजर है। एक और भारत जहां क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर बल दे रहा है, वहीं अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर क्षेत्र में संवाद, शांति और स्थिरता पर जोर देने के साथ ही भारतीय नागरिकों को सहयोग और सुरक्षा देने के लिए उनका आभार जता चुके हैं। भारतीय दूतावास भी प्रभावित देशों में लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा हालात के मद्देनजर टोल फ्री नंबर और उन देशों को भारतीय दूतावासों के इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं जहां हालात तनावपूर्ण हैं। बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत और लेबनान के दूतावासों के इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं, जहां संपर्क करके हालात के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओमान, कतर, फलस्तीन के रामल्लाह और सऊदी अरब के रियाद और जेद्दा में स्थित भारतीय दूतावास के इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। इस बीच संघर्ष और तनाव को देखते हुए खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अपने वतन वापस लौटने वालों ने भारत सरकार का आभार जताया और कहा कि भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरंत कार्रवाई की बदौलत उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। सरकार ने ये स्पेशल फ्लाइट भेजी हुई है। ये एक्चुअली ये फ्लाइट सरकार के रूट में नहीं थी। 10 फ्लाइट स्पेशली भेजी हुई है भारत से जिद्दा की और जिद्दा में जो मक्के में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार का, बहुत शुक्रगुजार। मोदी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मोदी जी ने इंडिगो भेजी। मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छा, आई लव माई इंडिया। यहाँ की भारत सरकार ने सपोर्ट करा और फ्लाइटें चालू कराई, नहीं तो हमको आशा नहीं थी कि हम आएंगे, क्योंकि साइरन बहुत बजती थी उधर। I'm very thankful to the government Handi and also to the Indian Consulate General in Dubai, because they're very helpful. Even the airlines people were also very helpful, and I think the government also coordinated, and accordingly a lot of Indians, including me, we were safe and we came back and landed safely. खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार प्रतिबद्ध है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ है, जिनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी लगातार निगरानी कर रहा है। मौजूदा हालात के चलते अब तक भारतीय और विदेशी एयरलाइंस की बहुत सी उड़ानें एहतियात के तौर पर रद्द की जा चुकी हैं। मंत्रालय के अनुसार भारतीय एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में सावधानीपूर्वक बदलाव किए हैं। लंबी और अति लंबी दूरी की उड़ानों को प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचते हुए वैकल्पिक मार्गों से चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जा रहा है। फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय एयरलाइंस द्वारा कुल 24 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 30 उड़ानें इंडिगो और 23 उड़ानें एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की गई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है और हवाई किरायों पर भी नजर रख रहा है, ताकि इस अवधि में टिकट कीमतों में अनावश्यक वृद्धि न हो। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि सरकार पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि नाविकों और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्र सक्रिय कर दिए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय पर्यटकों और पेशेवरों की सहायता और उन्हें निकालने के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए कुवैत के गृह मंत्रालय ने वीज़ा से संबंधित कुछ राहत उपायों की घोषणा की है, जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो लागू किए गए हैं, और ये उपाय संबंधित शुल्क और जुर्माने से मुक्त होंगे। इनमें विजिट वीज़ा में 1 महीने का विस्तार किया गया है। इसके अलावा जो लोग वर्तमान में कुवैत से बाहर हैं, उनके लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा एम्बेसेंस पीरियड मिल चुका है, और ये निर्णय कुवैत के निवासियों को वर्तमान परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के लिए लिया गया है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिक पूरी सावधानी बरतें और सतर्क रहें। दूतावास ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी भी तरह की यात्रा से बचें। सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारतीयों से अपील की गई है कि वे यूएई सरकार और दूतावास की ओर से समय समय पर जारी होने वाले सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। राहत की बात यह है कि अबू धाबी और दुबई स्थित भारतीय दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच कतर गृह मंत्रालय ने एक सलाह जारी की है, जिसमें सभी से किसी भी अज्ञात वस्तु या मलबे के पास न जाने और तुरंत 999 पर कॉल करके इसकी सूचना देने का आग्रह किया गया है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने कतर में सभी भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एयरलाइन ने दुबई और जेद्दाह से फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए कुछ विशेष उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि सावधानी बरतते हुए एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के लिए अपनी अधिकांश उड़ानों को 5 मार्च 2026 की रात 11:59 तक भारतीय समय अनुसार निलंबित रखने का निर्णय लिया है। वहीं हालांकि जेद्दाह के लिए 5 मार्च से निर्धारित उड़ानें दोबारा शुरू होंगी। साथ ही दुबई और जेद्दाह से फंसे यात्रियों को लाने के लिए विशेष उड़ानें भी चलाई जा रही हैं, जिनमें मुंबई दुबई दिल्ली रूट पर एक अतिरिक्त बड़ी क्षमता वाली फ्लाइट भी शामिल है। साथ ही एयर इंडिया ने प्रभावित यात्रियों को फुल रिफंड या बिना शुल्क रीशेड्यूलिंग का विकल्प भी दिया है। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यात्रियों को राहत दी है। 28 फरवरी तक बुक की गई और 10 मार्च तक मध्य पूर्व, यूके और यूरोप के लिए निर्धारित उड़ानों पर यात्री बिना शुल्क तारीख बदल सकते हैं या पूरी राशि का रिफंड भी ले सकते हैं। एयरलाइन ने कहा है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस वेबसाइट पर या 24/7 कॉन्टैक्ट सेंटर के जरिए जांच लें।
आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 5 मार्च से 11वें रायसीना डायलॉग का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन वैश्विक कूटनीति, रणनीतिक मामलों और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन का प्रमुख मंच बन चुका है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस डायलॉग में दुनिया के कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता, सैन्य अधिकारी, थिंक टैंक विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ की भूमिका जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। रायसीना डायलॉग को भारत की कूटनीतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। ये मंच भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि रखने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने का अवसर देता है। पिछले कुछ वर्षों में यह सम्मेलन एशिया का प्रमुख जियोपॉलिटिकल संवाद बनकर उभरा है, जहां नीतिगत दिशा तय करने में अहम विमर्श होते हैं। 11वें संस्करण के जरिए भारत एक बार फिर ये संदेश दे रहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में संवाद और सहयोग की स्थिरता और शांति का आधार है। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब 4 दिन की भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत भी किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वो 7 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख प्रवक्ता होंगे। वहीं 4 दिन की यात्रा के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ फिनलैंड के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति स्टब के वर्तमान पदभार संभालने के बाद भारत की ये उनकी पहली यात्रा है। भारत और फिनलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। राष्ट्रपति स्टब की ये यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भूटान के विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्री ल्योम्पो डी.एन. धुंगेल के नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। धुंगेल की ये इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण साझेदारी को और गति मिलने की उम्मीद है। दक्षिणी यूरोपीय देश माल्टा के उप प्रधानमंत्री और विदेश व पर्यटन मंत्री इयान बोर्ग भी भारत पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। उप प्रधानमंत्री इयान बोर्ग दिल्ली में होने वाले 11वें रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। वैश्विक निर्यात के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और उनके द्वारा निर्यात को बढ़ाने की दिशा में शुरू किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक अहम पहल साबित हो रही है। ये पहल एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज भारत का निर्यात तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय उत्पाद अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजारों में मजबूती से अपनी जगह बना रहे हैं। बढ़ते ऑर्डर, नए बाजार और तेज होती वैश्विक मांग ये संकेत हैं कि भारत निर्यात के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई सेक्टर के इस निर्यात को और ज्यादा विस्तार देने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम के तहत और 7 नई पहलों की शुरुआत की। इसका मकसद है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाना और देश की निर्यात क्षमता बढ़ाना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मकसद साफ है, नए उत्पाद, नई सेवाएं और नए निर्यातकों को आगे बढ़ाना। फरवरी की शुरुआत में भारत के उत्पाद निर्यात में 2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते भरोसे का संकेत है। इस मिशन के तहत एमएसएमई के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी, सस्ता कर्ज मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। दुबई में भारत मार्ट जैसे प्रोजेक्ट भारतीय निर्यातकों को खाड़ी देशों, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक सीधी पहुंच देने में मदद करेंगे।
ईपीएम को 2 हिस्सों में लागू किया गया है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। इसे डिजिटल निगरानी के साथ चलाया जाएगा। इसके तहत एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सेक्टर और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। इसके तहत एमएसएमई को कारोबार के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा। तय शर्तें पूरी करने पर 2.75% ब्याज में राहत और सालाना 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात करने वालों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज और विदेशों में सामान रखने के लिए 5 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। साथ ही नए बाजारों में प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय जांच और मंजूरी, वेयर हाउसिंग और माल ढुलाई खर्च में भी सहयोग दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, निर्यात की लागत कम हो, कारोबार आसान बने और हर एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और इसका परिणाम लगातार निर्यात में वृद्धि के रूप में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण निगम कुमामोटो जापान का दौरा किया। उन्होंने कुमामोटो अर्धचालक एवं हरित नवाचार परिषद के सदस्यों से भी मुलाकात की। साथ ही स्वचालित विनिर्माण सुविधा का दौरा किया और अर्धचालक उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा की। भारत की नीतिगत सहायता, अवसंरचना पहलों और मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश अवसरों को रेखांकित किया। चर्चा का केंद्र अर्धचालक क्षेत्र की वृद्धि, हरित पहल और कौशल विकास रहा। उन्होंने सतत विकास को बढ़ावा देने, विनिर्माण को आगे बढ़ाने और भारत जापान औद्योगिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये जानकारी वाणिज्य विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हैदराबाद के बंडलगुडा स्थित दक्षिणी क्षेत्र परिसर में अपने 176वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सदस्य उपस्थित रहे। पूर्व उप महानिदेशक एम श्रीधर मुख्य अतिथि के तौर पर, वीवी राव विशिष्ट अतिथि के तौर पर और समारोह में खनिजों के सुरक्षित भविष्य, भूवैज्ञानिक अनुसंधान और 1851 से अब तक की यात्रा पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीजी और एचओडी विजय विष्णुपंत मुगल ने ऑर्गेनाइजेशन को एक परिवार बताया और कहा कि यह स्थापना दिवस जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और देश बनाने में जीएसआई की 176 साल की विरासत का प्रतीक है। We are celebrating our 176 Geological Survey of India Foundation Day. So on this occasion, I would like to send a message to all the Geological Survey of India family and all the Indians, all my colleagues, to focus on the Geological Survey of India goal, the work of mineral exploration. The focus has been given to find out to search for critical minerals, which is the need of the national priority. और अब बात करते हैं पीआईबी फैक्ट चेक की। आजकल एक कथित स्वीकृति पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 7 लाख रुपए का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत किए जाने का दावा किया गया है। पत्र में लाभार्थी से 860 रुपए बतौर एग्रीमेंट चार्ज जमा करने को कहा गया। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया। पीआईबी के अनुसार माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा सीधे तौर पर किसी भी सूक्ष्म उद्यमी या व्यक्ति को लोन नहीं देती है। मुद्रा एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है जो अंतिम स्तर के वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त यानी कि पुराने लोन के बदले नया लोन लेना उपलब्ध कराती है। इन संस्थानों में एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनियां, स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। ये संस्थाएं विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि संबंधित गतिविधियों में लगे सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को ऋण प्रदान करती हैं। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे फर्जी पत्रों और धोखाधड़ी से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध दावे की आधिकारिक स्रोतों से ही पुष्टि अवश्य करें। मौजूदा सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को लगातार प्राथमिकता देती रही है और इसी कड़ी में बुधवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में एशमोलियन म्यूजियम की तरफ से कई कीमती कलाकृतियां भारत को लौटाई गईं। इसमें भारत सरकार और एशमोलियन म्यूजियम के बीच एक औपचारिक समझौता भी हुआ, जिसमें संत तिरुमंगई
आलवार की 16वीं सदी की कांसे की मूर्ति को तमिलनाडु के सौंदरराज पेरुमाल मंदिर में वापस लाया जाएगा। ये पहला मौका है जब एशमोलियन म्यूजियम ने कोई ऐसी विरासत की वस्तु लौटाई है और इसी कार्यक्रम में 10वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के काल से जुड़ी 4 अन्य प्राचीन वस्तुएं भी सौंपी गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भूटान यात्रा पर है और इस दौरान उनकी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात हुई। शेरिंग तोब्गे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें साझा कर कहा कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमारी चर्चाओं में भूटान और भारत के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी पर प्रकाश डाला गया और दोनों देशों की न्यायिक संस्थाओं के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने जनवरी 2026 में भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन की घोषणा की थी, जिसके तहत दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग और कानूनी पेशेवरों का आदान प्रदान मजबूत होगा। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का गुरुवार को अंतिम दिन है और मतदान 16 मार्च को होगा। महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट रिक्त हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया की गहन निगरानी के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, माया चिंतामण एवनाते और रामराव कुडकुते के नाम भी शामिल हैं। बिहार से भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ नेता शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे, जिन्हें एनडीए समर्थन देगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर पथराव की घटना हुई है, जिसके चलते यात्रा में शामिल गाड़ियों के शीशे टूट गए और बिखर गए। वहीं भाजपा ने इस हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हमले का जोरदार विरोध किया। इस घटना से पहले आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी पर आरोप लगाया था कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की फुल बेंच के दौरे से पहले 4 सदस्यीय विशेष प्रतिनिधि दल राज्य का दौरा करेगा। अगले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को आयोग की फुल बेंच राज्य को दौरे पर रहेगी और उससे पहले रविवार को वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, प्रमुख सचिव एसबी जोशी, निदेशक मनोज सिंह और उप सचिव अभिनव अग्रवाल कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। ये अधिकारी पूर्ण बेंच की बैठक से पहले वहां आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की ही तरह वाम दलों ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तृणमूल की तरह वाम दलों ने निर्णयाधीन वोटरों की बात करते हुए चुनाव आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सीएम ममता की तरह चुनाव आयोग के लिए अत्याचार आयोग जैसे शब्दों का प्रयोग किया। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम से यह सवाल पूछा गया कि जब तृणमूल और वाम दलों के तर्क और भाषा एक जैसी ही है तो लोग दोनों के बीच फर्क कैसे करेंगे, तो वो इस पर भड़क गए। और यहाँ पुलिस घेरा डाला है, वो ममता बनर्जी का पुलिस है। हमारा ईसीआई के खिलाफ में लड़ाई है, लेकिन तृणमूल दलाली करके अपने पुलिस को भेज दिया। और ममता बनर्जी जब ईसीआई के खिलाफ में जब धरना करेगी तो यही ममता बनर्जी का पुलिस वहाँ मंच बनाएगा, माइक लगाएगा, झाड़ू देगा, साफ करेगा। और उधर कर्नाटक कांग्रेस में तनाव लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ जुड़े विधायकों की निगरानी करने का आरोप लगाया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी सांसद बसवराज बोमोई ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद और सीएम की कुर्सी के लिए बहुत दिन से झगड़ा चल रही है बिटवीन सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। अभी वो ऐसे एक स्टेज पहुंच गया है, एक के ऊपर दूसरा पूरा विश्वास नहीं है। अपना रेबल जो एमएलएज है उसका पूरा जानकारी के लिए फोन टैपिंग भी कर रहा है और इंटेलिजेंस सोर्स से भी वो सब निकाल रहा है।
ऐसे किया तो बहुत दिन सरकार नहीं चलेगा। और वहीं हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोर को धर दबोचा है। पुलिस की टास्क फोर्स टीम गोलकुंडा और मसाब टैंक पुलिस ने प्राइड डेयरी नाम से चलने वाली एक डेयरी पर छापा मारकर लाखों की कीमत का मिलावटी घी जब्त किया है। इस डेयरी पर गाय और भैंस की क्रीम में पाम ऑयल, डालडा और कई हानिकारक पदार्थ मिलाकर घी बनाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार डेयरी मालिक मोहम्मद जुनैद हुसैन के पास डेयरी का लाइसेंस था और वो लगातार घी को शुद्ध गुणवत्ता के नाम पर बेच रहा था। डेयरी पर छापे के दौरान पुलिस ने इस 460 किलोग्राम मिलावटी घी, 2090 किलोग्राम मिलावटी गाय की क्रीम और 1170 किलोग्राम भैंस की मिलावटी क्रीम को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 18,26,669 रुपए है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट क्षेत्र में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कई परिवारों को काफी फायदा हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर तक बिजली पहुंचाना और बढ़ते बिजली बिलों से नागरिकों को राहत देना है। योजना के तहत बोकाखाट के अनेक घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। लाभार्थियों का कहना है कि सरकारी सब्सिडी और सहयोग के कारण उनके मासिक बिजली खर्च में काफ़ी कमी आई है। जिन परिवारों को पहले हर महीने भारी बिजली का बिल चुकाना पड़ता था, उन्हें अब सौर ऊर्जा के उपयोग से अच्छी खासी बचत हो रही है। इसके साथ ही ये पहल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। कुछ परिवार अपने सोलर पैनलों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। जो लोग ये स्कीम इंस्टॉल किया है उन लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। उसका बिजली का बिल पूरा मुफ्त हो रहा है। उसमें उसका अंडर में गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है 85,800 और स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्सिडी है 45,000। उसके कुल मिला के 1,30,800 रुपया सब्सिडी है। उसका बाद उसका जो यूनिट प्रोडक्शन करता है उसका वो जो बिल से डिडक्ट हो जाता है और जो भी सरप्लस रहता है वो साल का लास्ट में मार्च महीना में उसको पेमेंट मिल जाता है। 3 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट है। मुझे ये जो सिस्टम है ये डेली मेरे को 10 से 15 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोडक्शन करके देता है। जो मतलब परिवेश को हानि पहुंचाते हैं उन चीज़ों से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। भारत में आयोजित हालिया एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति भी तैयार हुई। एआई की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत। भारत में एआई अब सिर्फ तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है बल्कि ये आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा बन चुका है। देखिए कैसे एआई और स्वच्छ ऊर्जा मिलकर भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार अब केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है। यह आर्थिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय दायित्व से जुड़ा व्यापक नीति विषय बन चुका है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि एआई का भविष्य उसकी सस्टेनेबिलिटी पर निर्भर करेगा। भारत विश्व के सबसे बड़े डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। लगभग 1 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता, किफायती डेटा दरें, 5G का विस्तार और उभरती डिजिटल अवसंरचना, ये सभी कारक एआई आधारित सेवाओं के तीव्र विस्तार को सक्षम बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित विश्लेषण फसल पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और उत्पादकता वृद्धि में सहायक हो रहा है। उद्योगों में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से दक्षता में सुधार देखा जा रहा है। वित्तीय सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तीव्र और समावेशी बना रहा है। हालांकि एआई अवसंरचना, विशेषकर डेटा सेंटर्स, ऊर्जा की उच्च मांग उत्पन्न करते हैं।
वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर्स की बिजली खपत निरंतर बढ़ रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों पर दबाव की आशंका भी बढ़ती है। समिट में AI एनर्जी नक्सस की अवधारणा को केंद्रीय महत्व दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि AI और नवीकरणीय ऊर्जा परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले तत्व हैं। नीति आयोग की रणनीतियों और इंडिया AI मिशन के अंतर्गत भारत AI अवसंरचना को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता इस संक्रमण को व्यवहारिक आधार प्रदान करती है। ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, पंप्ड स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड जैसी पहलों से ऊर्जा आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की घोषणा की, एक नया कोष जो विशेष रूप से डीप टेक और क्लीन टेक AI स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, ताकि वे पूंजी की कमी के कारण आगे बढ़ने से न रुके। इसके साथ ही सॉवरेन GPU एक्सेस पहल के तहत सरकार अपने 38,000 से अधिक GPU क्लस्टर, जिसे 20,000 अतिरिक्त GPU से और विस्तारित किया जा रहा है, स्टार्टअप्स को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करा रही है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाले AI समाधानों के लिए यह पहल एक प्रकार की कॉम्प्यूटेशनल फिलैंथ्रोपी के रूप में देखी जा रही है। समिट में 2026 की सहमति भी स्पष्ट रही। AI का लक्ष्य केवल AI फॉर प्रॉफिट नहीं, बल्कि AI फॉर प्लैनेट होना चाहिए। इस संदर्भ में फ्रूगल AI की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया। ऐसे मॉडल जो आकार में छोटे हों, संचालन में कम ऊर्जा खर्च करें और स्वच्छ अनुकूलित डेटा सेट पर प्रशिक्षित हों, ताकि अनावश्यक ऊर्जा व्यय और बड़े अप्रभावी मॉडल्स पर निर्भरता कम हो। ऊर्जा दक्ष सर्वर, लिक्विड कूलिंग प्रणाली और कम ऊर्जा खपत वाले प्रोसेसर डेटा सेंटर्स की कुल ऊर्जा आवश्यकता को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। समिट के दौरान ग्रीन AI अवसंरचना में बड़े निवेश संकल्पों की घोषणा की गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर भी सतत AI विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के लिए AI केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि संतुलित और उत्तरदायी विकास का माध्यम है। तकनीकी विस्तार और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित कर ही दीर्घकालिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ने यही स्पष्ट किया। ऊर्जा दक्ष, समावेशी और सस्टेनेबिलिटी आधारित AI ही भविष्य की दिशा है। और वहीं भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भीमबर गली क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। भारतीय सेना की 16 कोर ने बताया है कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और निरंतर निगरानी के आधार पर आज सुबह नियंत्रण रेखा के साथ भीमबर गली क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला। निर्णायक कार्रवाई करते हुए और उत्कृष्ट सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क जवानों ने शीघ्रता से जवाबी कार्रवाई की और घुसपैठ के प्रयासों को विफल कर दिया। 16 कोर के मुताबिक इलाके में सेना की तैनाती और मजबूत कर दी गई है। जमीनी और हवाई निगरानी लगातार जारी है और पूरे क्षेत्र में सेना पूरी तरह से सतर्क है। और अब बात रंगों के त्योहार होली की। आज पूरा देश रंगों में सराबोर रहा। क्या गली, क्या शहर और क्या गांव, हर जगह जोश, उत्साह और उमंग के साथ होली मनाई गई। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली का उल्लास, रंगों से सराबोर लोग, सब जगह जमकर उड़ा अबीर गुलाल। पूरे देश में मनाया गया होली का त्योहार। पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में होली अपने विशिष्ट रूपों में नजर आई। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज तो कहीं फूलों की बारिश। हर राज्य में अलग रंग, अलग परंपरा, लेकिन भाव एक। यही है भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस पर्व के रंग में रंगे नजर आए। ब्रजभूमि में होली का रंग बिल्कुल निराला दिखाई दिया।
मथुरा और वृंदावन में पारंपरिक लठमार और फूलों की होली ने अपनी अलग ही छटा बिखेरी, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर अबीर गुलाल से सराबोर दिखा। राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। लखनऊ में भी होली की जबरदस्त धूम दिखाई दी। सड़कों पर लोग झूमते गाते नजर आए। जगह जगह हो रहे आयोजनों में आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में फूलों की होली खेली गई, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष आयोजन किया गया। गोदौलिया चौराहे पर युवा रंगों में सराबोर होकर नाचते थिरकते नजर आए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी लोगों ने रंग गुलाल और ढोल की थाप पर होली का जश्न मनाया। पारंपरिक मिठाइयों और व्यंजनों के साथ लोग इस पर्व का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंदरकोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 84वीं बटालियन ने बड़े धूमधाम से होली मनाई। अधिकारी, जवान और उनके परिवार एक साथ रंगों के इस पर्व में शामिल हुए। होली का यह पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है, यह समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। रंगों का यह त्योहार न केवल खुशियों की सौगात लाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को भी सशक्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। होली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय और स्थानीय लोग मिलकर रंगों के इस त्योहार को उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाते हैं। आइए देखते हैं किन किन देशों में कैसी रही होली की धूम। भारतीय संस्कृति की गूंज और वैश्विक एकता का संदेश देने वाला होली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिकों ने भी उत्साह में भाग लिया और घरों से हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के रंग जीवंत हो उठे जब यहाँ भारतीय प्रवासियों ने पारंपरिक होलिका दहन किया और रंगों के त्योहार होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। वेलिंगटन में बड़ी संख्या में लोग होली मनाने के लिए एकत्रित हुए। We are having absolute so much fun here in the wind, and all the colors are all blowing everywhere, and which means that all of our past sins are being blown away. So we're very pleased about the day, the colors, the people have come out to enjoy. Holi is really amazing. We do the Holika Dahan as well. We play with the colors. Today it's really windy. It's kind of rainy, but we don't care. We're still out here playing. ये नज़ारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का है, जहां लोगों ने रंगोत्सव का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहां भारतीय प्रवासी और स्थानीय लोग होली मनाने के लिए एकत्रित हुए। खास बात यह है कि यहां पर लोग होली के इस त्योहार में एकता और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों के लिए यह त्योहार पीढ़ियों से संजोई गई विरासत को दर्शाता है, जो संस्कृति, आस्था और सामुदायिक जीवन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। South Africa celebrating same like India, like our home country, India. Indian people celebrate like what, faith, emotion. Same, we people here celebrate all function, and today special we celebrate Holi. वहीं श्रीलंका कोलंबो में इंडिया हाउस में बड़े ही उत्साह के साथ होली मनाई गई, जिसमें हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंका के अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्सव में भाग लिया। इस मौके पर राजनयिकों और उनके परिवारों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, रंग लगाया और पारंपरिक मिठाइयां बांटकर उत्सवपूर्ण वातावरण में और ज्यादा मिठास घोल दी। रंगों की बौछार भारतीय संस्कृति की गूंज और वैश्विक एकता का संदेश देते हुए इस होली के फेस्टिवल को पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर रंगों के इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। उधर मंगोलिया में लोगों ने एक अलग ही अंदाज में होली का त्योहार मनाया। मंगोलिया में लोगों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ शुभकामनाएं दी। फूलों के साथ खेली गई इस होली में लोगों ने एक दूसरे को पुरानी रंजिश भुलाकर मित्रता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त मिलिट्री अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में टैक्टिकल इंटरऑपरेटिबिलिटी को सुदृढ़ करना और आतंकवाद रोधी क्षमताओं को और प्रभावी बनाना है। अभ्यास के दौरान समन्वित हमला अभ्यास, क्लोज क्वार्टर बैटल प्रशिक्षण और सटीक युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से दोनों सेनाएं संयुक्त तैयारी को मजबूत कर रही हैं, परिचालन प्रक्रियाओं को परिष्कृत कर रही हैं, वहीं तरीकों को बेहतर बना रही हैं और पेशेवर विशेषज्ञता का आदान प्रदान कर रही हैं। ये अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और सतत रक्षा सहयोग के माध्यम से साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारत सरकार की सहायता से म्यांमार में साहित्यिक कृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाए गए सरसो बेकमान साहित्यिक केंद्र का बुधवार को यांगून में उद्घाटन किया गया। म्यांमार के प्रधानमंत्री यू न्यो साव और भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने पट्टिका का अनावरण किया और इस दौरान स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा भारतीय विषयों पर और राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा म्यांमार विषयों पर प्रस्तुत किए गए मनमोहक संगीत एवं नृत्य प्रदर्शनों के बाद एक फ्यूजन प्रस्तुति ने दोनों देशों के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को प्रतिबिंबित किया। इसके अलावा भारतीय विषयों पर पुस्तकें भी दान की गईं। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साहित्यिक केंद्र के उद्घाटन समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। एस जयशंकर ने कहा कि ये केंद्र हमारे घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है और इससे म्यांमार के साहित्य को संरक्षित करने के साथ साथ रचनात्मक लेखन को भी बढ़ावा मिलेगा। और उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार सदियों से आध्यात्मिकता, रिश्तेदारी और भूगोल के साथ साथ भाषा और साहित्य से जुड़े हुए भी हैं। बौद्ध धर्म और पाली भाषा एवं साहित्य के दक्षिण एशिया में प्रसार के साथ साथ ये अपने साथ विचार, ग्रंथ और एक साझा बौद्धिक विरासत लेकर आए। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जहां 14 लाख लोग शांति और सद्भाव से एक साथ रहते हैं, भारत ने म्यांमार के हितधारकों के साथ संघवाद और संवैधानिक व्यवस्था में अपने अनुभव नियमित रूप से साझा किए हैं। म्यांमार में जारी अस्थिरता के बीच भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि वो वहां समावेशी और म्यांमार नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने संघीय ढांचे और संवैधानिक अनुभव को म्यांमार के विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया है। जयशंकर के मुताबिक म्यांमार भारत की 3 प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर इंडो पैसिफिक के संगम पर स्थित है। ऐसे में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग म्यांमार के साथ लगातार जारी है। भारत ने यह भी रेखांकित किया है कि म्यांमार के साथ उसका विकास सहयोग लोगों की जरूरतों पर आधारित और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला रहा है, ताकि वहां स्थायी शांति और विकास का रास्ता तैयार हो सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि हम पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के हमलों के चलते खाड़ी देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने ईरान के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई है। ऐसे में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमने पड़ोसी देशों के सहयोग से बातचीत के जरिए युद्ध को टालने की भी कोशिश की थी। साथ ही उनका कहना है कि हम भी मानते हैं कि यहाँ बसे देशों की कोशिशों से क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। नेपाल में गुरुवार को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के नतीजे वोटों की गिनती शुरू होने के 24 घंटे के भीतर आ जाएंगे। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई। पूरे देश में 165 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 10,967 मतदान केंद्र और 23,112 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें करीब 96 लाख पुरुष, 12 लाख महिलाएं मतदाता शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए नेपाल सेना, चुनाव पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। सभी मतदान केंद्रों को महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाया गया है। दूर दराज के 61 पहाड़ी क्षेत्रों से मतपेटियां लाने के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग की माने तो मतदान खत्म होते ही मतपेटियों
को मतगणना केंद्रों पर लाया जाएगा और तुरंत गिनती शुरू हो जाएगी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत कुल 65 राजनीतिक दल मैदान में हैं, जिनमें 3,406 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 3,135 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में शामिल हैं। डायरेक्ट सिस्टम से 165 सीटों पर, पीआर सिस्टम से 110 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पीआर सिस्टम के लिए वोटों की गिनती प्रत्यक्ष प्रणाली के नतीजों के तुरंत बाद शुरू की जाएगी। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। यह मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला गया है। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड ने महज 12.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। इस दौरान फिन एलन ने 33 गेंदों में 100 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली है, जिसने न्यूजीलैंड को जीत को आसान बना दिया। आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूरी पर खड़ी है। वहीं गुरुवार को टीम दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई में इंग्लैंड के सामने होगी और इस विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा है और दोनों को ही विश्व कप के इस सफर में एक हार मिली है। ऐसे में सेमीफाइनल की ये टक्कर दोनों में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली है। सेमीफाइनल की जंग जीतेंगे हम, भरोसे की उम्मीद और प्रदर्शन की कसौटी पर इंग्लिश टीम से आगे निकलने के लिए तैयार है टीम इंडिया। कोलकाता जीता, अब है मुंबई की बारी। अंग्रेजों को हार का दर्द देने की है तैयारी। यह तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 2022 में इंग्लैंड ने भारत के अभियान पर ब्रेक लगाया था, जबकि 2024 में टीम इंडिया ने पलटवार कर हिसाब चुकता किया था। अब सारी नजरें वानखेड़े पर हैं। भारत की बात करें तो टीम ने अब तक सिर्फ 1 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है, लेकिन टीम की दिक्कत 100% प्रदर्शन निकलकर न आना रहा है। फिर बात चाहे गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन भरोसा संजू सैमसन से आया है, जो अहम मौके पर काम आया। हार्दिक, सूर्या और तिलक रन के स्पीडोमीटर को तेजी देते आए हैं, जो कई मौकों पर टीम के प्रदर्शन को ऊंचाई देती है। लेकिन गेंदबाजी से तस्वीर लगातार धुंधली होती नजर आ रही है। हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती का महंगा साबित होना टीम के समीकरण को बिगाड़ रहा है। डेथ ओवर में जिस तरह से पिछले मैच में रन लुटाए गए, वो भी सूर्या के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है। टीम के लिए विल जैक्स तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। उन्होंने बल्ले से 191 तो गेंद से 7 विकेट निकाले हैं। हालांकि जोस बटलर और फिल सॉल्ट की नाकामी टीम के लिए सिरदर्द है। नई गेंद से जोफ्रा आर्चर से बचकर रहना होगा, जबकि लेग स्पिनर आदिल रशीद और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लियाम डॉसन खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिकॉर्ड की ओर देखें तो T20 विश्व कप में दोनों के बीच कुल 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 3 बार भारत ने तो 2 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। वहीं वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच 2 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों ने एक बार जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अपनी ताकत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा टीम इंडिया को, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम इस समय जिस तेवर में है और जिस तरह से सुपर 8 में टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो कहीं ना कहीं टीम को आगे भी रख सकता है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।